चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अच्छा टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी। हिंदी में इसे कहा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था। और कोई भी नया विषय जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं। मैं हमेशा बरसों से ये बात आप लोगों से कहता आ रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने की कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ टैक्टिस होती है, और वो ट्रिक्स और टैक्टिस जो है वो आपको किसी भी विषय के शुरुआती लेक्चर्स में ही मिलती है। इसलिए जब भी कोई नया टॉपिक शुरू हो तो आपको पहली क्लास कभी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहली क्लास में आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो पूरे विषय के दौरान कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। तो इसीलिए आज की क्लास को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो क्लास की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं दो शब्दों से। एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा है इकोनॉमी। इसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र और ये हिंदी में है अर्थव्यवस्था। ये दो शब्द हैं। आप लोगों ने ये दोनों ही शब्द खूब अच्छी तरीके से सुने भी होंगे, कोई भी बच्चा इनसे अपरिचित नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि हमने अपने टॉपिक का नाम इकोनॉमी लिखा है, अर्थव्यवस्था लिखा है, ये वाला नाम लिखा है, ये नाम नहीं लिखा है। तो हमें सबसे पहले इनमें डिफरेंस समझना होगा, अंतर समझना होगा। अंतर को समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देखिए, ये अर्थ है, ये शास्त्र है। इसको उठा के इधर पे रखिए। अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है मुद्रा। लोग कहते हैं ना कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या आर्थिक जगत है, सुना होगा लोगों के मुंह से। अर्थ युग है, तो अर्थ का मतलब मुद्रा। और सरल भाषा में धन कहते हैं इसको, पैसा कहते हैं इसको, मनी कहते हैं इसको। बताइए आप लोग। लेकिन शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का मतलब है सिद्धांत, प्रिंसिपल। हम लोगों ने वेदांग पढ़े हैं। जब वैदिक शिक्षा ली जाती है तो वैदिक शिक्षा से पहले वेदांगों की शिक्षा ली जाती है, और फिर वेदों को पढ़ने के बाद में वेदांतों की शिक्षा ली जाती है। तो 6 वेदांग हैं, आप लोगों ने सुना है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष। वेदांग का मतलब वेदों के अंग। तो उसी तरीके से जब हम वेदांग कहते हैं तो वेदांग वो बेसिक्स हैं जिनको पढ़े बिना आपको वेद कभी नहीं समझ में आएंगे। तो उन्हीं बेसिक्स को प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है, शास्त्र भी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो वेदांग है वही शास्त्र हैं। तो शास्त्र हमारे धर्म में कितने? 6 शास्त्र हैं। शिक्षा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र, निरुक्त शास्त्र। आ रही बात सुनने? तो शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र उस बेसिक बुक को कहते हैं, उस मूल पुस्तक को कहते हैं जिसमें विषय को समझने के सिद्धांत बताए गए हों। आप कितनी ही हायर एजुकेशन क्यों ना ले लें, लेकिन जब तक आपको बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे आपको वो सब्जेक्ट कभी भी नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से जब आप लोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको सबसे पहले उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो ये जो किताब है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, ये हमको उन्हीं बेसिक्स के बारे में बताती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मुद्रा प्लस सिद्धांत, यानी कि वे सिद्धांत जो हमें मुद्रा के बारे में बेसिक जानकारी देते हो। आ रही बात समझ में? प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल्स? वो प्रिंसिपल्स जो हमको धन के बारे में मूल रूप से बताते हो। यदि कोई व्यक्ति यही नहीं जानेगा कि मुद्रा किसे कहते हैं, तो वो मुद्रास्फीति को कैसे समझ पाएगा? आप पैसा कमाना कब सीखते हैं? जब आप पैसे का महत्व समझने लगते हैं। एक छोटे बच्चे को चाहे आप 5 रुपए का नोट दे दीजिए और चाहे 500 रुपए का नोट दे दीजिए, उसके लिए दोनों बराबर है ना? फाड़ के फेंक देगा या चबा जाएगा। उसको नहीं पता मुद्रा क्या है। उसको मुद्रा के बारे में पता चलता है स्कूल में, जब वो उसके संबंधित ये चीजें पढ़ता है। तो वो शास्त्र जो हमें अर्थ के बारे में बताता हो, समझाता हो, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये सिद्धांत हो गए, ये प्रिंसिपल हो गए, ये फॉर्मूला हो गया। जब आप अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे या धन के बारे में पढ़ेंगे और धन के बारे में बेसिक बातों को सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको यही बात तो सिखाई जाएगी कि ये रुपया आखिर क्या होता है इंडियन कंटेक्स्ट में। 1 रुपया आखिर क्या होता है, यही तो सिखाया जाएगा। और जब भी इस 1 रुपए को कमाने के बारे में बताया जाएगा तो यहाँ पे एक शब्द आ जाता है, प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर धन कमाता है तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रोडक्शन से ही जुड़ा हुआ है। जैसे आप कहते हैं कि नहीं हमारे पापा तो नौकरी करते हैं, तो वो नौकरी किसी के लिए करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो वो प्रोडक्शन से ही जुड़े हुए हैं ना। आप किसी के पापा कार एजेंसी में जॉब करते हैं, तो वो तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन कार एजेंसी तो कार बना रही है ना, कार बना रही है, कार का मेंटेनेंस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। और ये प्रोडक्शन दो तरीके का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। या तो वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, उत्पादों का उत्पादन होता है, या सेवाओं का उत्पादन होता है। मैं यहाँ पे हल तो नहीं चला रहा, मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ, सर्विसेज, सेवाएं, मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। टीचिंग क्या है, सर्विसेज। डॉक्टर किसी चीज का उत्पादन करता है क्या, नहीं, वो कंसल्टेशन देता है, वो अपनी एडवाइस देता है, तो वो सर्विसेज है। टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ये सब इंजीनियर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, ये सब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं आपको। ये किसी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ये सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन किसान, बेकरी, फैक्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सब चीजें देखिए वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। उत्पादन कैसे किया जाए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस कैसे किया जाए, अगर ये जानना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि 1 रुपया कैसे कमाना है, ये सीखना है तो प्रोडक्शन सीखना पड़ेगा, और प्रोडक्शन सीखना पड़ेगा तो प्रोडक्शन के लिए वो बेसिक प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स सीखनी पड़ेगी। अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अब डेफिनेशन क्या निकल के आती है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल्स ऑफ द प्रोडक्शन। जहां जहां इकोनॉमिक्स की बात आए, जहां जहां अर्थशास्त्र की बात आए, वहां वहां प्रोडक्शन आपको लगाना पड़ेगा। बिना प्रोडक्शन की कोई बात नहीं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? अब आपसे यदि अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछी जाएगी तो आप बता लेंगे अर्थशास्त्र क्या है? और बहुत अगर छठवीं सातवीं वाली परिभाषा भी बताएंगे तो आप इस शब्द को तोड़ के भी परिभाषा बता सकते हैं कि वो शास्त्र जहां पे हमें अर्थ के बारे में सिखाया जाता हो वो अर्थशास्त्र है। लेकिन थोड़ा सा इम्प्रोवाइज इस डेफिनेशन को करेंगे तो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन। फंडामेंटल्स ऑफ द प्रोडक्शन आर कंक्लूडेड इनटू द इकोनॉमिक्स। आ रही बात समझ में? तो सब कुछ जहां जहां उत्पादन वहां वहां इकोनॉमिक्स। तो एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता हो, कॉलेज में पढ़ता हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रहा हो, तो उसको पहले क्या पढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, तभी तो वो चीजों को सीख पाएगा। क्लियर? इसको हटाया जाए। अब अगला पॉइंट आता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को भी हिंदी में देखिए अर्थ और व्यवस्था है। जैसे अर्थशास्त्र को तोड़ा वैसे अर्थव्यवस्था को तोड़िए, तो एक शब्द आ गया अर्थ और एक शब्द आ गया व्यवस्था। अर्थ का मतलब अगेन आपको पता है, मुद्रा या करेंसी या धन। लेकिन इस बार व्यवस्था का मतलब क्या है? व्यवस्था भी एक बड़ा सामान्य शब्द है कि व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था बड़ी अच्छी है, सुनते ही व्यवस्था। तो व्यवस्था का मतलब है मैनेजमेंट, व्यवस्था का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, व्यवस्था का मतलब है तरीका, व्यवस्था का मतलब है प्रबंधन, ये सब व्यवस्था का मतलब है। अखबारों में आप लोग पढ़ते हैं सरकारी व्यवस्था फेल है, तो सरकारी व्यवस्था फेल है का मतलब क्या है कि सरकार का प्रबंधन जो है, सरकार का मैनेजमेंट जो है वो फेल है। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे ये व्यवस्था किससे रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है। तो जब हम लोग अर्थव्यवस्था की परिभाषा की चर्चा करते हैं तो फिर से इसको जोड़ देते हैं एक ऐसी व्यवस्था जहां पे आर्थिक प्रबंधन किया जाता हो, एक ऐसी शिक्षा जहां पे अर्थ को व्यवस्थित करना सिखाया जाता हो, अर्थव्यवस्था है। ये किस चीज का मैनेजमेंट है, ये मुद्रा का मैनेजमेंट है। अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट इन विच वी डील्स विद द करेंसी। करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी। आसान परिभाषा बन सकती है, कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी इज कॉल्ड इकोनॉमी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी इज कॉल्ड इकोनॉमी। धन का प्रबंधन ही अर्थव्यवस्था है। देखिए कितनी सारी परिभाषाएं आ गई, आ गई। जहां पे बात सिद्धांत की हो रही वो इकोनॉमिक्स है, जहां पे बात प्रबंधन की हो रही वो इकोनॉमी है। क्या ये बात सबको क्लियर है?
इकोनॉमी में आपने सीखा था कि 1 रुपया कैसे कमाया जाए। इकोनॉमिक्स में आप लोग सीखते हैं, इकोनॉमी में आप लोग सीखते हैं कि वही 1 रुपया खर्च कैसे किया जाए, यानी कि प्रोडक्शन तो हमने कर लिया था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए, उसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। अब एक बात बताइए, पैसा कमाना ज़्यादा कठिन कार्य है या पैसे को मैनेज करना ज़्यादा कठिन कार्य है? मैनेज करना। सब लोग जान रहे हैं कि मैनेज करना कठिन कार्य है। तो ये धन का जो मैनेजमेंट आप सीखते हैं, ये इकोनॉमी में सीखते हैं, अर्थव्यवस्था में सीखते हैं। भारत सरकार के पास पैसा भरा पड़ा है। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके घर में कोई ना कोई व्यक्ति कमाने वाला ना हो। और हर दूसरे व्यक्ति की यही समस्या होती है कि हमारे पास पैसा तो खूब आता है लेकिन टिकता नहीं है। ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे पैसा टिकने लगे, तो उसका मैनेजमेंट कमजोर है ना, इस वजह से पैसा नहीं टिकता है। यदि आप सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों विषयों में से आपके किस विषय पर आपकी पकड़ होनी चाहिए? आपको प्रोडक्शन का तरीका पता हो या आपको मैनेजमेंट की अच्छी जानकारी हो? सरकार के पास में प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है या सरकार के पास में डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है? सरकार के पास में डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन तो खूब हो रहा है, हमारे देश के किसान देखिए धरती सोना उगल रही है, खूब माइनिंग हो रही है, जबरदस्त तरीके से माइनिंग हो रही है। इंडिया का सर्विस सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया की जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इन द वर्ल्ड है। इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स एंड माइंड पावर दुनिया में सबसे बड़ा है आज की डेट में। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे पास उन योग्य लोगों की है जो मैनेजमेंट अच्छा कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर सके। और जब आप इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो आपको एक बात और ध्यान में बिठा लेनी चाहिए कि हमें सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं करनी है, उन्हें बेहतर बनाना है। यदि आप सरकारी नीतियों की आलोचना करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी पाने का ही कोई अधिकार नहीं है। सरकार आपको नौकरी क्यों दे रही है? सरकार आपको अपने साथ क्यों जोड़ रही है? ताकि आप सरकार को बेहतर बना सकें। सरकार आपको सिस्टम में क्यों ला रही है? ताकि आप सिस्टम को मेंटेन कर सकें। सरकार के पास जो सीमित संसाधन है, उनको बेहतर उपयोग में आपको लाना होगा। मिनिमम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो व्यक्ति कर सकता है, वही सरकारी नौकरी में जाने की योग्यता रखता है। और यदि आप उसी सिस्टम में जाके उस सिस्टम को गालियां देने लगेंगे, सरकार का हिस्सा बनके ही सरकार की पॉलिसीज की आलोचना करने लगेंगे, तो आपको पार्लियामेंट में जाना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते टाइम आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें सरकारी नीतियों को बेहतर बनाना है, ना कि उनकी आलोचना करनी है। और कल जब आप सरकार का अंग बनेंगे जाकर के, तो आप ये वाला अंग बनेंगे सरकार का। आपको सरकार का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, आपको सरकार का मैनेजमेंट देखना है, व्यवस्थाएं देखनी है, प्रबंधन देखना है, ना कि आपको कहीं जाके गड्ढा खोदना है। अच्छे से बात समझ में आ गई? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक तरफ है प्रोडक्शन, एक तरफ है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन हमारे देश में भरा पड़ा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है केवल डिस्ट्रीब्यूशन की, और सरकार चाहती है कि उसके पास ऐसे योग्य उम्मीदवार आए जो अच्छी क्वालिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का काम डिस्ट्रीब्यूशन करना ही होता है। राशन बांटना है, गैस सिलेंडर बांटने हैं, मनरेगा में सैलरीज बांटनी है, तनख्वाहें बांटनी है, हर जगह बांटना ही तो है। समेटना कहाँ से है? कहीं नहीं समेटना है। तो सीमित रिसोर्सेज को, फिक्स रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज जो कर ले जाएगा, उसकी इकोनॉमी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, कुछ लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। और एक कंक्लूजन भी, इस छोटे से टॉपिक का एक कंक्लूजन भी आपको दे देता हूं कि द होल फाइनेंशियल स्टडीज बिलोंग्स टू ओनली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नथिंग एल्स। पूरे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का यही निष्कर्ष है, यही नतीजा है कि उत्पादन कैसे किया जाए और उसका वितरण किस प्रकार से हो। हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। और अगर आपके दिमाग के किसी हिस्से में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन परमानेंटली फिक्स नहीं हो जाता है, तो आपको इकोनॉमी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं सीख पाएंगे कभी। इसलिए बार बार देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, बार बार देखिए, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
प्रोडक्शन बिलोंग्स टू इकोनॉमिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बिलोंग्स टू इकोनॉमी। उत्पादन अर्थशास्त्र है और उसका वितरण अर्थव्यवस्था है। एक अंतिम उदाहरण दे देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए बात। एक लड़की की आमदनी है करीब करीब 3.5 से 4.25 लाख रुपए पर मंथ। वो एक इंटरनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है। करीब करीब 4 लाख रुपए के आसपास उसकी सैलरी है। और वो मेरे से कह रहे थे कि मेरे गले तक कर्जा है सर, यहां तक मैं कर्जे में डूबी हूं। एक उदाहरण समझ गए कि एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर एक लड़की है जिसकी सैलरी है करीब 4 लाख रुपए पर मंथ। इंसेंटिव और बोनस और वो सब अलग, और जो उसके अपने डिपॉजिट्स हैं वहां से जो इंटरेस्ट आता है सो अलग। और एक बंदा है जिसकी सैलरी है 8,000 रुपए, जिसकी सैलरी 8,000 रुपए है, उससे महीने की 29-30 तारीख को भी अगर आप 2,000 रुपए मांग लीजिए जरूरत पड़ने पे, तो वो तुरंत निकाल के दे देगा। और जिसकी सैलरी 4 लाख रुपए है वो पहले ही बता रही कि मेरे यहां तक मैं कर्ज में डूबी हूं, और उससे महीने के आखिरी में अगर आप 3,000 रुपए 2,000 रुपए मांग लेंगे तो वो उल्टा आपसे कहेगी इसका डबल दे दो, मैं तुमको 1 तारीख को रिटर्न कर दूंगी। यानी कि बहुत हाई स्केल इनकम वाले व्यक्ति के पास ना महीने का आखिरी आते आते पैसा नहीं बचता है, और एक बहुत लो स्केल वाले व्यक्ति के पास उसका रोटेशन ऐसा है कि महीने के अंत में उसके पास 2-4 हजार रुपए का बैकअप है। उसने सेविंग भी करी है, उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास भी, फ्लैट भी खरीद लिया है, उसके बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, सारी रिश्तेदारी में जाता है, सारी शादी ब्याह में जाता है, और हर जगह शगुन का लिफाफा लेके आता है, और अच्छे से अच्छा काम वो व्यक्ति करता है। और एक ही उदाहरण, नतीजा क्या निकलता है इस बातचीत का? नतीजा ये निकलता है, नतीजा यही निकलता है कि बहुत बड़ी आमदनी होने से कुछ नहीं होगा, आपका मैनेजमेंट कैसा है ये तय करेगा कि आप कैसे सरवाइव करेंगे फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में। मैनेजमेंट का इशू है ना। यही मैनेजमेंट का इशू हम लोग कहाँ सीखते हैं? अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में? अर्थव्यवस्था में हम लोग सीखते हैं हमको व्यवस्था कैसे करनी है। अर्थशास्त्र तो सबको आता है, कैसे कमाना है सबको पता है। जिसको नहीं पता हाउ टू प्रोड्यूस, जिसने कभी जिंदगी में इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पढ़ा, वो किसी की चैन खींच लेता है, जिसे घर की दीवार कूद के कुछ चुरा लेता है, बर्तन बढ़िया लेके भाग जाता है, लेकिन हर आदमी कमाता है कहीं ना कहीं, बस उसका मैनेजमेंट नहीं अच्छा है। हमारे आपके पास समस्या हो सकती है हजारों की, किसी के पास हो सकती है लाखों की, और किसी के पास हो सकती है करोड़ों की। किसी के पास समस्या करोड़ों की भी हो सकती है, और समस्या एक ही जैसी होगी। अंतर क्या आ जाता है? मैनेजमेंट का अंतर आ जाता है। तो अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सीखेंगे कि इसमें रिस्क भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। रिस्क ले लिया जाता है। आप एक शब्द पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, बहुत बड़ा मैटर करता है इसमें। तो वो सब चीजें खैर आगे की बात है। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो इसको मैं करता हूँ रफ और चलते हैं आगे। आगे की कहानी इस प्रकार है कि जब हम लोग मुद्रा के बारे में ही पढ़ेंगे, चाहे मुद्रा का प्रबंधन हो, चाहे मुद्रा से संबंधित सिद्धांत हो, तो सरकारी तंत्र के हिसाब से हमको अर्थव्यवस्था पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया ये पूरे संसार में एक जैसा है। ये नहीं सोचना ये इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हो, ये अमेरिका जाओगे तो भी यही पढ़ाया जाएगा, ये जापान जाओगे तो भी यही पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आप इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे तो इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी, अमेरिका के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें होंगी जो पूरी दुनिया में एक जैसी लागू होंगी। अब सवाल ये उठता है कि जिस धन का मैनेजमेंट हम लोग करने जा रहे हैं उस धन के बारे में हम कुछ जानते भी हैं कि नहीं। तो रुपए का सिंबल सब लोग देख रहे हैं। अभी कुछ ही वर्षों पहले भारतीय मुद्रा का यह आधिकारिक सिंबल डिजाइन किया गया। इसको हिंदी में आप देखेंगे तो रा नजर आएगा, रा से रुपया, और अंग्रेजी में देखेंगे तो आर जैसा दिखेगा, आर फॉर रुपी। दुनिया में चंद ही देश हैं जिनकी करेंसी का अपना सिंबल है। जैसे आपने बहुत पॉपुलर सिंबल देखा होगा डॉलर, अमेरिका का है, तो उसी तरीके से इंडिया का है। ये युआन, पाउंड, ये सबके पास भी ऑफिशियल सिंबल है। अब सवाल ये उठता है कि यदि हम अपनी मुद्रा के प्रबंधन के बारे में सीखने जा रहे हैं तो पहले मुद्रा के बारे में थोड़ा जान भी लें। और मुद्रा के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो आपके पास मुद्रा होनी चाहिए। मुद्रा का मतलब आपके पास करेंसी नोट कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास में करेंसी नोट है तो उसको निकाल लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी हमारी करेंसी नोट पर ही आधारित होगी। मेरे पास 50 रुपए का नोट है, आप अगल बगल देख के भी मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास नोट ना हो तो। जब हम ये नोट देखते हैं
तब जाकर के हमको यकीन होता है कि पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही नोटों के पीछे पागल है। लेकिन हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि ये नोट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, और इसी पहले सवाल के साथ ही हम लोग अपनी इंडियन इकोनॉमी शुरू भी कर रहे हैं, कि ये नोट आखिर छपता कैसे है। पहला ही सवाल मेरा है कि ये नोट आखिर छपता कैसे। तो जब तक हम लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम फिर इकोनॉमी में अंदर कैसे जाएंगे। तो इसकी छपाई से संबंधित जो बातें हैं उनको देख लीजिए, ये क्वेश्चंस के रूप में भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप अपने नोट के ऊपर देखेंगे तो इसके सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मतलब है कि इस नोट को छापने वाली संस्था का नाम है रिजर्व बैंक। ये नोट कहां पर छपते हैं? सारे के सारे नोट आरबीआई में छपते हैं। जैसे ही नोटों के ऊपर आप आरबीआई देखते हैं तो फिर नोट को किनारे रख के और अपने जेब से एक सिक्का निकाल लेते हैं, कोई भी सिक्का यदि आपके पास हो, और सिक्के के ऊपर जब आप देखते हैं तो आपको कहीं भी आरबीआई लिखा नहीं नजर आता है। आपके पास 1 रुपए के सिक्के से लेकर के और 20 रुपए का सिक्का अगर हो, 20 रुपए तक का सिक्का, तो उसको चारों तरफ अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसमें कहीं भी आपको आरबीआई लिखा नहीं नजर आता है। इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि सिक्के आरबीआई नहीं छापती है। सिक्कों के ऊपर जब आप देखेंगे तो लिखा होता है भारत, किसी भी सिक्के के ऊपर आप देखेंगे तो लिखा है भारत, और पीछे देखिए कहीं ना कहीं अशोक की लाट बनी होती है। तो सिक्के छापने का कार्य करती है भारत सरकार। तो पहला पॉइंट आपको क्या क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। सिक्के और नोट में क्या अंतर है? सिक्का भारत सरकार अपने टकसालों में छपवाती है और नोट आरबीआई छापती है। आरबीआई के प्रिंटिंग प्रेस हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर छापती है। लेकिन सबसे पॉपुलर जो प्रिंटिंग प्रेस है आरबीआई का, वो है देवास, मध्य प्रदेश में जो पेपर मिल है वहां पर नोट छपते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सबसे पॉपुलर टकसाल है वो है कलकत्ता। कलकत्ता के टकसाल में सिक्के डाले जाते हैं। अंतर आ गया समझ में? इसके बाद यदि आप में से किसी के पास 1 रुपए का नोट हो, तो वो 1 रुपए का नोट भी आप निकाल लीजिएगा। चूंकि इस पॉइंट में कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं कि जब आप 1 रुपए का नोट ध्यान से देखेंगे तो इस नोट के ऊपर भी कभी आपको आरबीआई लिखा नहीं मिलेगा। 1 रुपए के नोट के ऊपर भी आपको आरबीआई लिखा नहीं मिलेगा। इसके ऊपर भी लिखा होता है भारत सरकार, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए बड़ा बड़ा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे लिखा दिखेगा। तो इसका मतलब हुआ कि सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट ये भारत सरकार छापती है और बाकी सब आरबीआई छापती है। इसीलिए आप देखेंगे 1 रुपए के नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर भी नहीं होते। चूंकि आरबीआई ने छापा नहीं तो गवर्नर के सिग्नेचर नहीं। 1 रुपए के नोट के ऊपर सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर इस पर। ठीक है, ये डिफरेंस सिक्के और नोट में होता है। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। आप अपने नोट के ऊपर देख रहे हैं आरबीआई लिखा हुआ है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि नोट किसने छापा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छापा है। और रिजर्व बैंक ने कितने का नोट छापा है तो ये अपने अपने नोट के ऊपर देखिए। किसी के पास 10 रुपए का नोट है तो इसका मतलब आरबीआई ने वो 10 रुपए का नोट छापा है। किसी के पास 50 रुपए का नोट है तो इसका मतलब आरबीआई ने 50 रुपए का नोट छापा है। किसी के पास 100 का नोट है, किसी के पास 500 का नोट है, तो आरबीआई ने अलग अलग नोट छापा है। अब अगला प्रश्न ये है कि ये नोट जो मेरे पास है, आप देख रहे हैं कि ये बड़ा नया नवेला नोट है और दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और कोई भी व्यक्ति इसको अपने पास रखना चाहेगा। तो जब हम बाजार में जाएंगे इस नोट से खरीदारी करने, तो चूंकि ये नोट बड़ा सुंदर है, बड़ा नया नवेला है, तो क्या इस 50 रुपए के नोट के बदले हमको 55 रुपए की कोई सामग्री मिल जाएगी? अरे नया है, नहीं देगा कोई कि अरे बड़ा सुंदर नोट लाओ लाओ, 60 रुपए की चीजें देते ना। ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तो उसी प्रकार से अगर तनिष्क के पास 10 रुपए का नोट एकदम गला है, एकदम सड़ी हुई अवस्था में, आज भेजा जरा, अगर नए नवेले नोट को लेकर के आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि इससे 60 रुपए की चीज नहीं मिलेगी, तो ये देखो 10 रुपए का मरा हुआ नोट, गला सा नोट, इसको कोई नहीं रखना चाहेगा अपने पास और इसके बदले आप 10 रुपए का सिक्का लेना पसंद करेंगे। तो जब हम इसको बाजार में लेके जाएंगे तो क्या ये नोट 9 रुपए में चलेगा या 8 रुपए में चलेगा? कोई शॉपकीपर आपसे कहेगा कि अरे इतना मरा हुआ नोट लाए हो तो हम इससे तुमको 9 रुपए का ही सामान देंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। नोट चाहे अच्छा हो, ताजा हो, नोट चाहे गंदा हो, खराब हो, इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोट के ऊपर जितना अंकित है, जितना प्रिंट है,
उसी कीमत पर यह नोट बाजार में चलेगा, इसकी गारंटी लेती है भारत सरकार। इसीलिए आपके नोट के ऊपर दूसरी लाइन लिखी होती है, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत। देख लीजिए आरबीआई के नीचे अगली लाइन, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा मिल गया, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत। तो यदि भारत सरकार गारंटी ले रही है, छाप रही है आरबीआई, लेकिन ये नोट बाजार में चलेगा, इसकी गारंटी कौन ले रही है? भारत सरकार गारंटी ले रही है। और जितने मूल्य का है उतने ही मूल्य पे चलेगा, इसकी गारंटी कौन ले रहा है? जी नहीं, छापा किसने? आरबीआई ने छापा है ना। तो आरबीआई ने जितना मूल्य छापा है उतने ही मूल्य पर ये नोट बाजार में चलेगा, इसकी गारंटी आरबीआई लेगी। भारत सरकार गारंटी ले रही कि ये चलेगा, कितने का चलेगा इसकी गारंटी आरबीआई ले रही। आप ठीक बीचों बीच नोट के देखेंगे, मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रोमिस टू द बियरर टू पे द सम ऑफ 50 रुपीज। जिसके पास जितने का नोट है उतने ही रुपए का एक शपथ पत्र, एक एफिडेविट भी इस नोट पर होता है। इसमें देखिए छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, शक्तिकांत दास। जब ये नोट छपा तो उस समय के गवर्नर के सिग्नेचर है। गवर्नर शपथ लिखकर दे रहा है, ये नोट जितने का है उतने ही मूल्य पर चलेगा। और कोई भी टॉम डिक एंड हैरी सड़क पर बैठा हुआ दुकानदार आपसे ये कह देता है कि नोट नहीं चलेगा, ये फटा है, ये कटा है, ये गला है, नहीं चलेगा, मतलब गवर्नर की कोई वैल्यू नहीं है। वो मूंगफली वाले की वैल्यू है जो कह रहा नहीं लूंगा। ऐसे केसेस को राजद्रोह के अंतर्गत रखा जाता है। यदि किसी भी रूप में आप अपनी करेंसी का अपमान करते हैं तो इसे राजद्रोह माना जाता है, सेडिशन का चार्ज उस व्यक्ति के ऊपर लगता है। ऐसी एक पिटीशन फाइल करी गई थी सन 2013 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि करेंसी का उपयोग तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, जरा करेंसी के बारे में जानिए भी, करेंसी क्या रहती है। तो यदि आपका नोट कभी फट गया है, गल गया है, तो आप उसको कहीं पे बट्टे पे बदलवाने मत जाइए कि 500 का नोट फट गया है तो चलो 400 का ले, सीधा बैंक जाइए, बैंक एम्प्लॉय हंसते हंसते आपका नोट बदलेगा। और उसी गाइडलाइन के बाद आप देखते हैं कि प्रत्येक बैंक में एक पोस्टर लगा होता है कि यहाँ पर कटे फटे नोट बदले जाते हैं। पूरा इकट्ठा करके ले जाइए, बैंक बदल के आपको नया नोट देगी। जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, और खाता नहीं भी है तो किसी बैंक में जाइए, वरना कानपुर जैसे शहरों में आरबीआई भी है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। अगला पॉइंट समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि ठीक है, ये नोट आरबीआई ने छापा, ये नोट बाजार में चलेगा, इसकी गारंटी भारत सरकार ने ली, कितने का चलेगा ये कसम खा करके आरबीआई के गवर्नर ने बताई। लेकिन ये जो हमारी मुद्रा है, इस पे अशोक स्तंभ तो समझ में आता है, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन इस पे गांधी जी क्या कर रहे हैं? गांधी जी का नोट से क्या लेना देना है? क्या गांधी जी इतने महान थे कि नोट पे छपाए गए? नहीं, इसके पीछे की भी एक कहानी है। और सबसे पहले मैं ये बात भी आपको क्लियर कर दूं कि आपका जब मन करे तब आप आरटीआई का प्रयोग करिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप जानते ही हैं, और सरकार से सवाल पूछिए। पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं, आप भी अपनी संतुष्टि के लिए पूछ लीजिएगा कि ये बात कहाँ लिखी है कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है। किसी सरकारी मैनुअल में लिखी है, किसी ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में लिखी है, सरकार ने कभी इस चीज को ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि फादर ऑफ द नेशन विल बी महात्मा गांधी? तो आपको सरकार की तरफ से उत्तर मिलेगा नो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन, एफिडेविट नहीं है इस बात को लेकर के। सरकारी रिकॉर्ड्स में भी गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं माना गया है। बस ये एक ट्रेंड है, एक चलन है, हम सम्मान करते हैं इसलिए कहते हैं। और गांधी जी की जो सबसे बड़ी विशेषता है हमारे देश में, जो मैं अभी पूरा इतिहास में आपको पढ़ा के आ रहा हूं, कि इन्होंने भारत को राष्ट्रीय नेतृत्व दिया। पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले गांधी जी थे। तो निर्विवाद लेता है, आपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं देखी होगी जो गांधी जी को अपशब्द कहती हो। मोदी जी सत्ता में है तो गांधी जी पे कॉपीराइट मोदी जी का है, कांग्रेस सत्ता में है तो गांधी जी पे कॉपीराइट कांग्रेस का है। सभी लोग गांधी जी को मानते हैं। कोई अनशन करे तो गांधी जी पास जा करे, कोई आप देखते हैं दूसरे देश का कोई जनप्रतिनिधि आता है तो भी जाता है राजघाट गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। गांधी जी निर्विवाद लेता है। और गांधी जी का जन्म हुआ है 1869 में, सबको पता है। तो जरा 1996 में गांधी जी अगर जीवित होते तो कितने साल के हो गए होते, जोड़ के बताइए। 125। तो 1996 में गांधी जी के जन्म जयंती के 125 वर्ष पूरे हुए थे। अब गांधी जी 1869 के हैं तो 1969 में गांधी जी 100 साल के होंगे। तो गांधी जी की 100वां जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया होगा।
तो उसी प्रकार से 125वां जन्मदिन भी गांधी जी का खूब धूमधाम से मनाया गया। तो गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए ऑन द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट पहली बार 1996 में नोट के ऊपर गांधी जी का ये वाला चित्र छापा गया था। पहली बार इतिहास। 1996 के पहले वाले नोट अगर आप देखेंगे, आज भी हमारे घरों में होते हैं, तो आप देखेंगे उस पूरे नोट पर अशोक की लाट छपी हुई होती है, चाहे 100 रुपए का नोट हो, चाहे 20 रुपए का नोट हो। तो पहली बार 96 में गांधी जी का ये चित्र नोट पर छापा गया और 10 रुपए के नोट पर छापा गया था। वो 10 रुपए का जो पहले नोट आता था, एक आपको याद होगा पिंक पिंक टाइप का, उस नोट पर छापा गया था। तो जब ये नोट बाजार में पहुंचा तो बड़ा सुंदर लगा सबको देखने में। और मुझे भी अपना बचपन याद है, वो 10 वाली गड्डी बड़ी पॉपुलर होती थी। और गांधी जी चूंकि निर्विवाद नेता है, नोट पे जमे भी गांधी जी खूब, तो सभी लोगों ने ये तय किया कि अब हम लोग गांधी सीरीज के नोट ही छापेंगे। ध्यान रहे, इसके लिए कोई कानून नहीं है, कानून बना के ऐसा नहीं किया गया, ये सिर्फ एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऐसा किया गया। और 97 से सारी करेंसी में गांधी जी पब्लिश होने लग गए। अशोक स्तंभ जो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, पुराने नोट आप देखिएगा, आपको आज भी मिलेगा पूरा अशोक स्तंभ। वो अशोक स्तंभ अब आप देखते हैं कि इतना बड़ा रह गया है, छोटा सा आ गया है यहाँ पर, और बाकी ये पूरा गांधी जी का चित्र आ गया है। ठीक है, अगला सवाल उठता है कि किसी भी नोट के ऊपर कितनी भाषाओं में उस नोट का नाम लिखा होता है। भाई आप लोग हिंदी बोलते हैं, तो आपने तो पढ़ लिया रुपया लिखा हुआ है। अंग्रेजी जो लोग जानते हैं इंग्लिश में पढ़ लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान तो अनेक अनेक भाषाओं वाला देश है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता हो तो अपनी करेंसी को कम से कम पढ़ सके, इसके लिए आप देखते हैं कि नोट में पीछे एक बॉक्स बना होता है। ये देखिए बॉक्स बना होता है, इस बॉक्स में अलग अलग भाषाओं में इस नोट का नाम लिखा होता है। और अगर इस डब्बे को आप गिनेंगे तो कुल 15 भाषाएं आपको इसके अंदर लिखी मिलेगी। लेकिन इस डब्बे के बाहर हिंदी और इंग्लिश भी है, तो टोटल 17 लैंग्वेजेस हो जाती हैं। तो किसी भी नोट के ऊपर कुल 17 भाषाओं में उसका नाम लिखा होता है। ये अगला प्रश्न है जो आपको याद रखना है। इसके बाद में एक आखिरी सवाल और फिर करेंसी की कहानी खत्म करेंगे। आखिरी सवाल यह है कि नोट के पीछे ये जो चित्र है, ये देखिए 50 रुपए के नोट के पीछे जो चित्र है हम्पी का, 500 रुपए के नोट के पीछे देखते हैं आप लाल किला है, 10 रुपए के नोट के पीछे आप देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो ये चित्र क्या है? कोई कानून है इसके पीछे? नहीं, कोई कानून नहीं। जैसे गांधी जी है नोट के ऊपर, वैसे ये चित्र है। किसी भी देश की मुद्रा कहीं ना कहीं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है। तो जब ये नोट हमारा किसी विदेशी के हाथ में पड़े, किसी दूसरे देश में ये नोट हमारा जाए, तो अपने साथ केवल वैल्यू ना ले जाए, अपने साथ हमारे देश का कल्चर और हेरिटेज भी ले जाए। अगर बहुत पहले समय आपको याद होगा, जब आप लोग बच्चे रहे होंगे, तो एक 2 रुपए का नोट आता था पिंक कलर का, सबने देखा होगा क्योंकि वो 2 रुपए की सीरीज तभी छपी थी। तो उस 2 रुपए के नोट में आपने देखा होगा इस तरीके से एक सैटेलाइट बना होता था पीछे। याद आया किसी को? हाँ, तो वो आर्यभट्ट, भारत का पहला सैटेलाइट जब छोड़ा गया, उसके बाद उसको डेडिकेट करते हुए 2 रुपए की सीरीज छपी गई। इसी तरीके से पहले वाला 100 का नोट आपको याद होगा, जो ब्लू कलर का बड़ा नोट आता था 100 का, जो अब नहीं आता है, बंद हो गया है। तो उस 100 रुपए के नोट के पीछे हिमालय बना होता था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, लेकिन हिमालय का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन तो इंडिया में है, और हिमालय देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, तो हिमालय बना होता था। इसी तरीके से आपको याद होगा ट्रैक्टर पर बैठा एक किसान खेत जोत रहा है, ये 5 रुपए के नोट के पीछे बना होता था। हरित क्रांति का सिंबल था ये, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहले जब भारत इतना विकसित नहीं था, तब इस तरीके के सिंबल डेडिकेट किए जाते थे। आज इस तरीके के सिंबल डेडिकेट किए जा रहे हैं ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। वर्तमान सरकार टूरिज्म को लेकर बहुत जागरूक है, बहुत काम कर रही है, और बढ़ाया भी, टूरिज्म खूब बढ़ाया। तो ये करेंसी के पीछे की पूरी कहानी हो गई। मैंने आज आपको करेंसी का ओवरव्यू इसलिए दिया है क्योंकि कल जब मैं आपको जीडीपी के बारे में पढ़ाऊंगा, और कल का जो हमारा टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, जब वो डिस्कस करूंगा, तो बिना इस करेंसी के आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ये था इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें आज मैंने आपको सिखाया कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है, और जिस अर्थव्यवस्था को आप पढ़ने जा रहे हैं, कम से कम उस मुद्रा, उस नोट के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ताकि आगे पढ़ने में आपको आनंद आए। सबको क्लियर है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना आज की चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है।